आज हम उस 24 घंटे के मिशन पर चलेंगे जो हमारे शरीर में हर पल खरबों कोशिकाओं में चल रहा है। हाँ, एक ऐसा मिशन जिसका बस एक ही लक्ष्य है। 1 से 2 हो जाना। लेकिन इस मिशन का आप सोचिए 95% हिस्सा सिर्फ तैयारी है। एक ऐसी तैयारी जिसमें जरा सी भी चूक का मतलब तबाही हो सकता है। हमारे पास एक बायोलॉजिकल लेक्चर का सार है और आज हम कोशिका विभाजन की इस कहानी की परतों को खोलेंगे। बिल्कुल, और ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक बेहद अनुशासित और नियंत्रित प्रक्रिया है। इसे कोशिका चक्र कहते हैं। और ये समझना कि ये कैसे काम करता है हमें जीवन के सबसे बुनियादी सवालों के जवाब देता है ना? बिल्कुल, हम बढ़ते कैसे हैं, हमारे जख्म कैसे भरते हैं, और जब ये प्रक्रिया बिगड़ जाती है तो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक कोशिका को ये महसूस ही क्यों होता है कि अब उसे विभाजित हो जाना चाहिए? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सोचिए, एक शहर है और उसका एक ही कंट्रोल रूम है। उसका न्यूक्लियस। हाँ, उसका केंद्रक या न्यूक्लियस। अब शहर जैसे जैसे फैलता जाएगा, उस एक कंट्रोल रूम के लिए हर गली कूचे पर नजर रखना मुश्किल होता जाएगा। ट्रैफिक संभालना, सप्लाई पहुंचाना, सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। तो एक वक्त आएगा जब शहर को 2 हिस्सों में बांटना ही बेहतर होगा, ताकि व्यवस्था बनी रहे। ठीक यही होता है कोशिका के साथ। जब कोशिका का आकार बढ़ता है तो उसका केंद्रक पूरी कोशिका की गतिविधियों को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब संतुलन बिगड़ जाता है। हाँ, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच का ये संतुलन बिगड़ जाता है। और विज्ञान की भाषा में इसी को कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। जब ये गड़बड़ाता है तो कोशिका को सिग्नल मिलता है। विभाजन का सिग्नल? विभाजन का। ये तो बहुत तार्किक बात हुई। तो जब कोशिका फैसला कर लेती है कि उसे विभाजित होना है तो उसके पास क्या विकल्प होते हैं? स्रोत में 2 मुख्य प्रकार बताए गए हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। माइटोसिस और मायोसिस। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग। अरे, जमीन आसमान का फर्क है। समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस को आप एक फोटोकॉपी मशीन समझिए। फोटोकॉपी मशीन? हाँ, आप एक पेज डालते हैं और उसकी हूबहू 2 कॉपियां निकल आती हैं। इसमें एक जनक कोशिका से 2 ऐसी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं जो आनुवंशिक रूप से बिल्कुल सेम टू सेम, एकदम जनक जैसी होती हैं। गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या भी वही रहती है। और ये होता कहाँ है? ये हमारे शरीर की लगभग हर कोशिका में होता है। जब हमें चोट लगती है तो नई त्वचा बनाने के लिए, हमारे विकास के लिए, पुराने सेलों को बदलने के लिए। बिल्कुल। यानी शरीर की मरम्मत और बढ़ोतरी के लिए फोटोकॉपी जरूरी है। तो फिर अर्धसूत्री विभाजन या मायोसिस क्या है? मायोसिस फोटोकॉपी नहीं है, वो कुछ नया बनाने की प्रक्रिया है। अच्छा। हाँ, इसमें एक जनक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं और सबसे जरूरी बात, उनमें गुणसूत्रों की संख्या ठीक आधी हो जाती है। आधी? ये तो गड़बड़ लग रही है। नहीं, यही तो प्रकृति का कमाल है। ये सिर्फ हमारी जनन कोशिकाओं में होता है, मतलब पुरुषों में स्पर्म और महिलाओं में अंडाणु बनाने के लिए। लेकिन संख्या आधी क्यों होती है? ताकि जब स्पर्म और एग मिलकर एक नई जिंदगी बनाए तो बच्चे में गुणसूत्रों की संख्या वापस सही हो जाए। अच्छा, आधी पिता से आधी माता से। बिल्कुल। अगर ऐसा न हो तो हर पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी होती जाएगी, जो कि संभव ही नहीं है। कमाल है। तो माइटोसिस स्थिरता के लिए है और मायोसिस विविधता और प्रजनन के लिए। आपने बिल्कुल सही समझा। तो ये विभाजन असल में एक बड़े चक्र का सिर्फ आखिरी हिस्सा है। जैसा हमने शुरू में कहा, इंसानी कोशिका के 24 घंटे के चक्र में से असल विभाजन तो सिर्फ 1 घंटे का है। हाँ, बाकी के 23 घंटे तैयारी में जाते हैं। 23 घंटे? और वो 23 घंटे ही असली खेल है। उस अवस्था को अंतरावस्था या इंटरफेस कहते हैं। इसका पुराना नाम विश्रामावस्था था, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत ही भ्रामक है। ये कोशिका के जीवन का सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, किसी स्पेस मिशन के लॉन्च से पहले की तैयारी जैसा, जहां हर सिस्टम को बार बार जांचा जाता है, ईंधन भरा जाता है और सब कुछ 100% पक्का किया जाता है। तो इस 23 घंटे की लंबी तैयारी को भी मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया होगा? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, इसे 3 बेहद जरूरी चरणों में बांटा गया है, G1, S और G2। और इनका क्रम, ये बहुत जरूरी है, इनका क्रम कभी नहीं बदलता। हमेशा G1, फिर S, फिर G2 और उसके बाद M फेज यानी विभाजन। तो चलिए जीवन से शुरू करते हैं। ये अंतरावस्था का सबसे लंबा चरण बताया गया है। इसमें क्या होता है? जीवन का मतलब है गैप 1। इस चरण में कोशिका विभाजन के बाद अपने सामान्य आकार में वापस आती है और
और बड़ी होती है। मतलब एक तरह से जिम जाकर बॉडी बनाती है। कह सकते हैं कोशिका द्रव्य बढ़ता है, कोशिका के अंदर के छोटे छोटे अंग जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं उनकी संख्या बढ़ती है और इस दौरान कोशिका खूब सारे आरएनए और प्रोटीन बनाती है। ये वो औजार और मशीनें हैं जिनकी जरूरत आगे पड़ने वाली है। बिल्कुल। लेकिन सबसे जरूरी बात, इस अवस्था में डीएनए की कॉपी नहीं बनती। यहाँ पे वो काम नहीं होता। अच्छा, लेकिन कोशिका को पता कैसे चलता है कि जीवन पूरा हो गया और अब अगले चरण में जाना है? एक तरह से मैनेजर है। कोशिका चक्र में कई चेक पॉइंट्स होते हैं। जीवन के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण चेक पॉइंट होता है। यहाँ कोशिका फैसला करती है, क्या माहौल सही है, क्या मैं काफी बड़ी और स्वस्थ हूँ, क्या डीएनए में कोई नुकसान तो नहीं है? सही। अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ में होता है, तभी वो अगले चरण यानी एस फेज में जाने का दरवाजा खोलती है। और अगर जवाब ना हो तो चक्र वहीं रुक जाता है। एक बहुत सख्त क्वालिटी कंट्रोल है ये। ठीक है। तो कोशिका ने जीवन चेक पॉइंट पास कर लिया, अब वो एस फेज में आ गई। एस का मतलब है सिंथेसिस यानी संश्लेषण। और यहाँ इस पूरे मिशन का सबसे नाजुक और सबसे अहम काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए की प्रतिकृति। कोशिका अपने पूरे जेनेटिक कोड की, अपने डीएनए की एक हूबहू कॉपी बनाती है। सोचिए, अरबों अक्षरों की एक किताब को बिना एक भी गलती के कॉपी करना। बिल्कुल। और इसी के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी बनते हैं जो इस लंबे डीएनए को पैक करके गुणसूत्रों में फिट करने में मदद करते हैं। यहीं पर स्रोत में एक बात बताई गई है जो थोड़ी उलझाने वाली है कि डीएनए की मात्रा तो दुगनी हो जाती है पर गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदलती। ये कैसे होता है? ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके पास एक किताब है जिसमें 46 अध्याय हैं। ये मेरे 46 गुणसूत्र हो गए। सही। एस फेज में आप हर अध्याय की एक एक फोटोकॉपी कराते हैं और उसे मूल अध्याय के साथ पिन से जोड़ देते हैं। अच्छा, तो अब मेरे पास हर अध्याय की 2 प्रतियां हैं हाँ। जो एक साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो अब आपके पास किताब तो अभी भी एक ही है, जिसमें 46 अध्याय ही हैं। हाँ, लेकिन हर अध्याय में पन्नों की संख्या दोगुनी हो गई है। ठीक वैसे ही इंसानी कोशिका में एस फेज के बाद भी 46 गुणसूत्र ही रहते हैं, बस हर गुणसूत्र में डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। बहुत बड़ी। और ये दोनों कॉपियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जिन्हें सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। विभाजन के समय यही अलग होती हैं। ये बहुत ही शानदार तरीके से समझ आया। तो एस फेज में जेनेटिक ब्लूप्रिंट की कॉपी तैयार हो गई। अब क्या अभी भी कुछ तैयारी बाकी है? अभी एक आखिरी और बहुत जरूरी चेक बाकी है। ये होता है G2 फेज में, यानी गैप 2 में। ये विभाजन से ठीक पहले का फाइनल चेकलिस्ट वाला चरण है। बिल्कुल। यहाँ कोशिका वो विशेष प्रोटीन बनाती है जिनकी जरूरत विभाजन के समय पड़ेगी, जैसे ट्यूबुलिन। यही ट्यूबुलिन वो धागे या रस्सियां बनाता है जो गुणसूत्रों को पकड़कर खींचते हैं और दोनों नई कोशिकाओं में बराबर बांटते हैं। और स्रोत में ये भी लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कुछ ऑर्गेनेल्स भी इसी चरण में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। हाँ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और पौधों में क्लोरोप्लास्ट अर्ध स्वायत्त होते हैं, सेमी ऑटोनोमस। मतलब कोशिका के अंदर भी ऐसे हिस्से हैं जिनका अपना खुद का डीएनए है। कोशिका के अंदर एक और छोटा सा देश। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उनका अपना छोटा सा डीएनए होता है और वो अपनी कॉपी बना सकते हैं। तो G2 फेज में वे अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं ताकि दोनों नई कोशिकाओं को भरपूर ऊर्जा मिले। और G2 के अंत में भी एक आखिरी चेक पॉइंट होता होगा। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि डीएनए की कॉपी ठीक से हुई है या नहीं और विभाजन के लिए सारी मशीनरी तैयार है या नहीं। सब ओके होने पर ही हरी झंडी मिलती है। G1, S, G2, ये पूरी तैयारी की प्रक्रिया कितनी सख्त और नियंत्रित है। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या हर कोशिका को इस चक्र में घूमते ही रहना पड़ता है या इससे बाहर निकलने का कोई एग्जिट रैम्प भी है? एक एग्जिट रैम्प है, और वो हमारे अस्तित्व के लिए शायद उतना ही जरूरी है जितना कि ये पूरा चक्र। अच्छा। कुछ कोशिकाएं, खासकर जब वे पूरी तरह विकसित हो जाती हैं, तो वे G1 अवस्था से निकलकर एक विशेष शांत अवस्था में चली जाती हैं। इसे G0 या G0 अवस्था कहते हैं। शांत अवस्था। तो क्या वे कोशिकाएं एक तरह से सो जाती हैं? नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। वे निष्क्रिय बिल्कुल नहीं होती। वे उपापचयी रूप से पूरी तरह सक्रिय होती हैं। मतलब वो जिंदा हैं, अपना काम कर रही हैं। अपना रोज का काम करती हैं, ऊर्जा बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं, बस वे आगे विभाजित नहीं होती।
वे चक्कर से बाहर निकलकर एक स्पेशलिस्ट बन जाती हैं। जैसे एक न्यूरॉन सिग्नल भेजता है या दिल की कोशिका धड़कती है। बिल्कुल। लेकिन ये तो एक तरह से खतरनाक भी है। अगर हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंग दिल और दिमाग की कोशिकाएं खुद को ठीक नहीं कर सकती, तो ये तो एक डिजाइन फ्लॉ जैसा लगता है। ये एक बहुत गहरा सवाल है। एक नजरिए से ये फ्लॉ लग सकता है। इसीलिए दिल का दौरा पड़ने पर या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने पर नुकसान स्थायी होता है। नई कोशिकाएं नहीं बन पाती। नहीं, लेकिन दूसरे नजरिए से देखिए, हमारी यादें, हमारी पहचान, हमारा व्यक्तित्व, ये सब हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के जटिल नेटवर्क में है। अगर ये न्यूरॉन्स लगातार विभाजित होते रहते तो वो नेटवर्क टूट जाता और हमारी यादें और पहचान शायद स्थिर ही नहीं रह पाती। वाह। तो G0 अवस्था एक तरह से स्थिरता और विशेषज्ञता की कीमत है जो हम चुकाते हैं। हमारे शरीर में कोशिकाओं का एक बड़ा हिस्सा G0 अवस्था में है, जो चुपचाप अपना काम कर रहा है। बिल्कुल। कुछ कोशिकाएं जरूरत पड़ने पर G0 से वापस जीवन में आ सकती हैं, जैसे हमारे लिवर की कोशिकाएं। लेकिन कुछ, जैसे न्यूरॉन्स और हृदय की मांसपेशी की कोशिकाएं, स्थायी रूप से G0 में चली जाती हैं। इस पूरी चर्चा ने कोशिका चक्र को एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और निर्णय लेने वाली प्रक्रिया की तरह पेश किया है। अगर हमें इस बातचीत का सार कुछ मुख्य बिंदुओं में समझना हो तो वो क्या होंगे? सबसे पहली बात तो यही कि कोशिका चक्र सिर्फ विभाजन नहीं है, ये एक बेहद सटीक तैयारी की प्रक्रिया है जिसमें हर कदम पर क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट्स हैं। जरा सी भी चूक को रोकने के लिए। दूसरी अहम बात है एस फेज का वो सिद्धांत, डीएमए की मात्रा दोगुनी होती है पर गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है। यह आनुवांशिक जानकारी को अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में सही सलामत पहुंचाने की गारंटी है। और G0 अवस्था? हाँ, G0 अवस्था का विचार ये सिर्फ एक चरण नहीं, बल्कि एक जैविक रणनीति है। ये समझाता है कि हमारे शरीर के कुछ अंग इतने नाजुक क्यों हैं, लेकिन साथ ही ये हमारी स्थिरता और पहचान का आधार भी है। बिल्कुल, ये चक्र जीवन और मृत्यु, विकास और स्थिरता के बीच का एक अद्भुत संतुलन है। वाकई, इस बातचीत ने इस जटिल विषय को बहुत दिलचस्प बना दिया है। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ने के लिए, स्रोत में बताया गया है कि समसूत्री विभाजन आमतौर पर द्विगुणित यानी डिप्लॉयड कोशिकाओं में होता है, जिनमें गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं, जैसे हमारी कोशिकाएं। लेकिन प्रकृति में अपवाद भी हैं। जैसे नर मधुमक्खी, वो अगुणित यानी हैप्लॉइड होती है। उसमें गुणसूत्रों का सिर्फ एक ही सेट होता है। फिर भी वो बढ़ने के लिए समसूत्री विभाजन ही करती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। अलग अलग जीवों में जीवन की जरूरतों और उनकी आनुवांशिक बनावट के आधार पर कोशिका विभाजन के ये बुनियादी नियम कैसे बदल सकते हैं या कैसे अनुकूलित हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन के ये सबसे मौलिक नियम भी पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि जरूरत के हिसाब से लचीले हो सकते हैं। है तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि एक कोशिका खुद को विभाजित करने के लिए कैसे तैयार होती है। हम सूत्री विभाजन के पहले 2 सबसे महत्वपूर्ण चरण, मतलब पूर्वावस्था और मध्यावस्था को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। चलिए इस प्रक्रिया को खोलकर देखते हैं। बिल्कुल, और ये एक बेहद दिलचस्प प्रक्रिया है। इसे सर्वाधिक नाटकीय अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर आप सोचिए बहुत कुछ एक साथ हो रहा होता है। ये सिर्फ एक विभाजन नहीं है, ये तो एक सदा हुआ नृत्य है, एक कोरियोग्राफी है, जहां हर घटक की एक भूमिका होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्रोत में M अवस्था या सूत्री विभाजन का जिक्र है। इसे सम विभाजन या इक्वेशनल डिवीजन भी क्यों कहते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सम का अर्थ है समान। तो इस विभाजन के अंत में जो नई कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें हम पुत्री कोशिकाएं कहते हैं, उनमें गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या अपनी जनक कोशिका के बिल्कुल बराबर होती है। अच्छा, इसीलिए इसे सम विभाजन कहते हैं। संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। समझ गई। और इस M अवस्था के भी कई चरण होते हैं। स्रोत में 4 चरणों का जिक्र है: पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। आज हम पहले 2 पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो पूर्वावस्था या प्रोफेज में क्या होता है? यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है ना? हाँ, बिल्कुल यहीं से। प्रोफेज इस पूरे विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है, और इसकी पहचान करने का सबसे आसान तरीका यह है कि कोशिका के केंद्रक में जो उलझा हुआ धागे जैसा पदार्थ होता है, क्रोमैटिन। हाँ, क्रोमैटिन,
वो संगनित होकर मतलब सिकुड़कर मोटे और स्पष्ट गुणसूत्रों का रूप लेने लगता है। अच्छा, तो जो धागों का एक पूरा जाल था वो अब व्यवस्थित होकर गुणसूत्र बन जाता है। और क्या-क्या होता है इसमें? इसके साथ ही मतलब कई और घटनाएं होती हैं। हाँ। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कोशिका में मौजूद तारक केंद्र या सेंट्रियोल्स विपरीत ध्रुवों की ओर मतलब ऑपोजिट पोल्स की ओर जाने लगते हैं। हाँ। फिर ये तारक केंद्र अपने चारों ओर सूक्ष्म नलिकाओं माइक्रोट्यूब्यूल्स को फैलाना शुरू कर देते हैं। इन्हें ही हम तरकुतंतु या स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से रस्सी फेंक रहे हैं। कह सकते हैं। स्रोत में एक शब्द आता है एस्टर। हाँ। ये तारक केंद्र और उससे निकलने वाली सूक्ष्म नलिकाओं को मिलाकर बनता है। हाँ। और इसी समय कोशिका के बाकी अंग जैसे केंद्रक को घेरने वाली झिल्ली न्यूक्लियर एनवेलप वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाती है। ओह। हाँ, और साथ ही गोल्जिकाएं और अंतर्द्रव्य जालिका जैसे दूसरे कोशिकांग भी दिखाई देना बंद हो जाते हैं। ये तो सच में बहुत नाटकीय है। मतलब सब कुछ एक साथ बदल रहा है। बिल्कुल। और एक और चीज, कोशिका का जो साइटोप्लाज्म है वो भी ज्यादा गाढ़ा, ज्यादा विस्कस हो जाता है। तो प्रोफेज के अंत तक हमारे पास स्पष्ट गुणसूत्र हैं जो कोशिका द्रव्य में तैर रहे हैं और दोनों ध्रुवों पर तरकुतंतु तैयार हैं। इसके बाद आती है मध्यावस्था या मेटाफेज। इसकी क्या खास पहचान है? मेटाफेज की सबसे बड़ी पहचान है व्यवस्था, डिसिप्लिन। जैसे ही केंद्रक झिल्ली पूरी तरह से गायब हो जाती है, मेटाफेज शुरू हो जाती है। अब जो गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैले हुए थे वे सब आकर कोशिका के बिल्कुल बीच में एक पंक्ति में लग जाते हैं। एक सीधी लाइन में, किसी परेड की तरह। बिल्कुल, परेड की तरह। इस पंक्ति को मध्य अवस्था पट्टिका या मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और इस चरण में गुणसूत्र अपने सबसे संघनित और सबसे स्पष्ट रूप में होते हैं। अच्छा। इसीलिए स्रोत ये बताता है कि अगर किसी को गुणसूत्रों की आकृति या उनकी संरचना का अध्ययन करना है तो मेटाफेज सबसे अच्छी अवस्था है। माइक्रोस्कोप में वो सबसे साफ दिखते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत में बताया गया है कि ये तरकुतंतु गुणसूत्रों से जुड़ते हैं, पर वे ठीक कहाँ जुड़ते हैं? ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि तरकुतंतु गुणसूत्र के केंद्र यानी सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता था। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि ऐसा नहीं है। सेंट्रोमियर के ऊपर एक छोटी बिंब के आकार की मतलब डिस्क शेप की संरचना होती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर? जी, काइनेटोकोर। तरकुतंतु इसी काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। ये एक तरह का हैंडल है। ओह, तो ये हैंडल का काम करता है। एग्जैक्टली। और ये जुड़ाव सुनिश्चित करता है कि विभाजन के अगले चरण में गुणसूत्र सही ढंग से अलग हों, कोई गलती ना हो। तो अगर मैं संक्षिप्त में समझने की कोशिश करूं, पूर्वावस्था में सब कुछ तैयार होता है, गुणसूत्र बनते हैं, तरकुतंतु बनते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। हाँ, और फिर मध्यावस्था में सब कुछ एक लाइन में व्यवस्थित हो जाता है और तरकुतंतु काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। तो ये सब क्या दर्शाता है? मतलब इसका बड़ा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोशिका कोई भी काम यूं ही नहीं करती, अंदाजे से कुछ नहीं होता। ये एक बेहद सटीक और नियंत्रित मतलब हाईली प्रिसाइज एंड कंट्रोल प्रक्रिया है। गुणसूत्रों का संघनित होना ये सुनिश्चित करता है कि लंबा और नाजुक डीएनए उलझे या टूटे नहीं। सही बात है। और उनका एक पंक्ति में आना ये सुनिश्चित करता है कि जब वो अलग हों तो दोनों नई कोशिकाओं को बराबर जेनेटिक सामग्री मिले। हर कदम बेसिकली अगले कदम की नींव रखता है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक कोशिका विभाजन के लिए खुद को तैयार करती है। पूर्वावस्था में क्रोमैटिन संघनित होकर गुणसूत्र बनाता है और तरकुतंतु तैयार होते हैं और सारे रास्ते साफ हो जाते हैं। फिर मध्यावस्था में सारे गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में एक सीधी रेखा में आकर खड़े हो जाते हैं और तरकुतंतु उनसे काइनेटोकोर पर जुड़ जाते हैं। हमने ये भी देखा कि ये प्रक्रिया कितनी सटीक है, जहां हर चीज का, हर छोटे से छोटे हिस्से का एक उद्देश्य है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। हमने इस पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया को देखा। जरा सोचिए, अगर इस सधे हुए नृत्य में, इस कोरियोग्राफी में एक भी गलती हो जाए, अगर एक भी तरकुतंतु किसी गुणसूत्र के काइनेटोकोर से ठीक से न जुड़े, इस एक छोटी सी चूक का कोशिका और अंततः पूरे जीव के लिए क्या परिणाम हो सकता है, इस पर विचार करने के लिए आपको छोड़ते हैं। लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों में, चाहे वो हम इंसान हों, जानवर हों या पेड़ पौधे, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या एक जैसी कैसे बनी रहती है?
अगर बच्चे को गुणसूत्र माता पिता दोनों से मिलते हैं तो हर पीढ़ी में ये संख्या दुगनी क्यों नहीं हो जाती? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब कुदरत के एक बहुत ही शानदार और सधे हुए प्रोसेस में छिपा है, जिसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। हमारे पास जो भी स्रोत हैं, उनके आधार पर आज हम इसी प्रक्रिया की परतों को खोलेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये क्यों इतना जरूरी है और ये काम कैसे करता है। बिल्कुल। तो चलिए इस जैविक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये अर्धसूत्री विभाजन है क्या? हम सब ने स्कूल में समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के बारे में पढ़ा है, जहां एक कोशिका से दो बिल्कुल एक जैसी कोशिकाएं बनती हैं, जैसे कोई जेरोक्स कॉपी। लेकिन यहाँ कुछ अलग है ना? हाँ, बहुत अलग। अगर माइटोसिस जीरोक्स मशीन है, तो मियोसिस आप कह सकती है एक बहुत ही क्रिएटिव आर्टिस्ट है। इसमें एक कोशिका से दो नहीं, बल्कि 4 कोशिकाएं बनती हैं। 4? जी 4। और जो सबसे अहम फर्क है, वो इसके नाम में ही छिपा है, अर्धसूत्री। अर्ध यानी आधा। अच्छा। इस प्रक्रिया के आखिर में बनने वाली चारों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मूल कोशिका से ठीक आधी रह जाती है। आधा? अच्छा, मतलब अगर हम इंसानी कोशिका की बात करें जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, तो मियोसिस के बाद बनने वाली हर कोशिका में सिर्फ 23 ही होंगे। एकदम सही। और यही लैंगिक जनन का पूरा आधार है। देखिए, हमारी ज्यादातर कोशिकाएं द्विगुणित यानी डिप्लॉइड होती हैं। इसे ऐसे समझिए कि हमारे पास हर गुणसूत्र के 2 सेट हैं, एक मां से मिला, एक पिता से। जैसे हमारे पास हर तरह के जूते की एक जोड़ी होती है। बिल्कुल सही उदाहरण है। लेकिन जनन के लिए जो कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें युग्मक या गैमीट्स कहते हैं, यानी पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु, उन्हें अगुणित यानी हैप्लॉइड होना पड़ता है। मतलब उनमें गुणसूत्रों का सिर्फ एक ही सेट होता है, जूते की जोड़ी में से सिर्फ एक जूता। अच्छा, तो ये प्रक्रिया उन कोशिकाओं को जोड़ी से सिंगल बना देती है, ताकि जब 2 सिंगल मिले तो वापस एक जोड़ी बन जाए। अरे वाह, ये तो प्रकृति का गजब का गणित है। बिल्कुल। जब 23 गुणसूत्र वाला शुक्राणु 23 गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलता है, तो बनने वाले बच्चे की पहली कोशिका में वापस 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इस तरह प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर बनी रहती है। और ये बात पहली बार वैज्ञानिक विज़मैन ने पहचानी थी। बाद में स्ट्रॉसबर्गर ने इसकी पूरी कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाया और फिर फार्मर और मुरे ने इसे मियोसिस नाम दिया, जिससे आज हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया है कि मियोसिस का मकसद गुणसूत्रों की संख्या को आधा करना है। ये सुनने में तो काफी सीधा साधा काम लगता है, लेकिन हमारे पास जो सामग्री है वो बताती है कि ये प्रक्रिया उतनी सीधी है नहीं। ये एक बार में पूरी होती ही नहीं है। नहीं, एक बार में नहीं होती। ये एक 2 भाग वाले नाटक की तरह है, जिसके 2 अंक हैं, मियोसिस प्रथम और मियोसिस द्वितीय। मियोसिस 1 और मियोसिस 2। हाँ, और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। किसी भी कोशिका विभाजन से पहले कोशिका अपने डीएनए की एक कॉपी बनाती है, ताकि बंटवारे के लिए सामान पूरा रहे। इसे प्रतिकृति या रेप्लिकेशन कहते हैं। एक मिनट, अगर यहाँ विभाजन 2 बार हो रहा है, तो क्या डीएनए की कॉपी भी 2 बार बनती है? ये सवाल तो दिमाग में आता ही है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब है नहीं। नहीं? जी नहीं। डीएनए की कॉपी सिर्फ एक बार बनती है, वो भी पूरे नाटक के शुरू होने से पहले। एक बार तैयारी, लेकिन बंटवारा 2 बार। यही मियोसिस की सबसे खास बात है। ये तो अजीब है। कोशिका को ये कैसे पता चलता है कि उसे 2 बार बंटना है, पर कॉपी सिर्फ एक बार ही करनी है? माइटोसिस में तो एक बार कॉपी और एक बार बंटवारा होता है। यहाँ ऐसा क्या है जो कोशिका को दूसरे विभाजन के लिए मजबूर करता है, वो भी बिना दोबारा कॉपी किए? इसका राज दोनों विभाजनों के बीच के छोटे से अंतराल में छिपा है, जिसे अंतराला अवस्था या इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरकाइनेसिस? हाँ, इसे आप 2 भाग की फिल्म का इंटरमिशन समझ सकते हैं। इंटरमिशन में आप पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक तो ले सकते हैं, यानी कोशिका प्रोटीन और दूसरी जरूरी चीजें तो बनाती है, लेकिन फिल्म की कहानी आगे नहीं बढ़ती। मतलब डीएनए की कॉपी बनाने वाला जो चरण है, जिसे एस फेज कहते हैं, वो इस इंटरमिशन में होता ही नहीं है। वो मशीन कह सकते हैं बंद रहती है। समझ गया। तो ये एक ऐसा ब्रेक है जिसमें डीएनए कॉपी करने पर सख्त पाबंदी है। अगर गलती से कॉपी हो गई
तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। अगर डीएनए दोबारा कॉपी हो गया तो गुणसूत्रों की संख्या फिर से दोगुनी हो जाएगी और पूरी प्रक्रिया का मकसद ही खत्म हो जाएगा। सही है। इसलिए पहला विभाजन यानी मियोसिस प्रथम ही असली रिडक्शनल डिवीजन है। इसी में गुणसूत्रों की संख्या 46 से 23 होती है। एक द्विगुणित कोशिका 2 अगुणित कोशिकाओं में बंट जाती है। इसके बाद होने वाला मियोसिस द्वितीय तो बस माइटोसिस जैसा ही है, जहां वे 2 अगुणित कोशिकाएं बंटकर कुल 4 अगुणित कोशिकाएं बना देती हैं। ठीक है, तो असली काम मियोसिस प्रथम में होता है और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये पहला चरण ही सबसे ज्यादा जटिल और लंबा भी है। इसकी जो पहली अवस्था है प्रोफेज प्रथम, वो खुद 5 छोटी-छोटी उप अवस्थाओं में बटी हुई है। ऐसा क्यों? गुणसूत्रों को अलग ही तो करना है, इसमें इतनी जटिलता क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ गुणसूत्रों को अलग नहीं किया जा रहा है, यहाँ कुछ और भी हो रहा है जो लैंगिक जनन को इतना शक्तिशाली बनाता है। यह जटिलता सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आप कह सकती हैं जीवन में विविधता लाने की एक फैक्ट्री है। उन 5 उपावस्थाओं के नाम हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। 5 उप अवस्थाएं, ये तो बहुत ज्यादा लगता है। क्या हम किसी एक का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं कि इनमें असल में होता क्या है? जरूर। इसे एक बहुत ही सधे हुए डांस की तरह कल्पना कीजिए। लेप्टोटीन में गुणसूत्र पतले धागों की तरह दिखाई देने लगते हैं, जैसे डांसर स्टेज पर आ रहे हैं। फिर आती है जाइगोटीन अवस्था, जहां हर गुणसूत्र अपना जोड़ीदार ढूंढता है। मां से मिला गुणसूत्र नंबर 1 पिता से मिले गुणसूत्र नंबर 1 को ढूंढकर उसके साथ जोड़ा बना लेता है। वे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ मैच मेकिंग चल रही है, एक जैसे गुणसूत्रों के जोड़े बन रहे हैं। हाँ, और इसके बाद आती है सबसे जादुई अवस्था पैकिटीन। यहाँ ये जोड़े सिर्फ एक दूसरे के साथ खड़े नहीं रहते, बल्कि अपने कुछ हिस्सों की अदला बदली करते हैं। इस प्रक्रिया को जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। हिस्सों की अदला बदली, ये तो सुनने में बहुत क्रांतिकारी लग रहा है। मतलब ये ताश के पत्तों को फेंटने जैसा है। जैसे आपके पास 2 अलग अलग रंगों की ताश की गड्डियां हैं और आपने दोनों में से कुछ पत्ते निकालकर एक दूसरे में डाल दिए। अब दोनों गड्डियों में पत्ते तो पूरे हैं, पर वो पहले जैसी नहीं रही, उनमें एक मिक्सचर है। ये एकदम सटीक एनालॉजी है। प्रकृति यहाँ पर आनुवांशिक पत्तों को फेंट रही है। इसी वजह से एक ही माता पिता के बच्चे एक दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं होते, उनमें फर्क होता है। हर शुक्राणु और हर अंडाणु अपने आप में अनोखा होता है, क्योंकि उसमें गुणसूत्रों का एक नया कॉम्बिनेशन होता है। तो मियोसिस सिर्फ गुणसूत्रों की संख्या आधी करने की मशीन नहीं है, ये विविधता बनाने की फैक्ट्री है। यही वो प्रक्रिया है जो विकास यानी एवोल्यूशन को कच्चा माल देती है। यह बात तो पूरी तस्वीर ही बदल देती है। मतलब ये प्रक्रिया एक ही झटके में 2 काम करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिरता भी बनाए रखती है और साथ ही साथ विविधता भी पैदा करती है, ताकि प्रजाति बदलते माहौल में ढल सके। ये तो सच में कमाल है। और ये सब बहुत ही ज्यादा नियंत्रण के साथ होता है। पैकिटीन के बाद डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस अवस्थाओं में ये जोड़े अलग होने की तैयारी करते हैं। और फिर प्रोफेज प्रथम के बाद कोशिका मेटाफेज प्रथम, एनाफेज प्रथम और टेलोफेज प्रथम से गुजरती है, जहां इन फिटे हुए गुणसूत्रों के जोड़ों को अलग करके 2 नई कोशिकाओं में बांट दिया जाता है। ये सब पूरा होने के बाद ही मियोसिस द्वितीय की बारी आती है। ये सुनने में तो बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा नाजुक भी होगी। ऐसा लगता है कि इतनी सारी अवस्थाओं में कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ी हो ही सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और अक्सर होती भी है। लेकिन कोशिका के अंदर ऐसे कई चेक पॉइंट्स होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ ठीक से हो। फिर भी कभी-कभी गलतियां हो जाती हैं और उनके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जिसकी बात हम शायद अंत में करें। एक और जरूरी बात जो हमारे स्रोतों में बताई गई है वो ये कि मियोसिस सिर्फ द्विगुणित यानी डिप्लॉयड जनन कोशिकाओं में ही हो सकता है। मतलब ये अगुणित कोशिकाओं में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगुणित कोशिका में गुणसूत्रों का पहले से ही एक सेट होता है, उसे और आधा नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपके पास जूते की जोड़ी में से सिर्फ एक जूता है, आप उसे और आधा कैसे करेंगे? इसलिए मियोसिस का खेल सिर्फ उन कोशिकाओं में होता है जहां गुणसूत्र जोड़ियों में होते हैं। ठीक है। ये चर्चा काफी गहरी हो गई है। चलिए इसे थोड़ा समेटते हैं। अगर किसी को इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वे क्या होंगी? याद रखनी चाहिए। पहली,
मियोसिस एक खास तरह का कोशिका विभाजन है जिसमें एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं और ये चारों आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से और अपनी मूल कोशिका से अलग होती हैं। विविधता की वजह से। हाँ, बिल्कुल। दूसरी, ये लैंगिक जनन के लिए अनिवार्य है। इसके बिना पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या स्थिर नहीं रह सकती थी। तीसरी, इसका जादुई फॉर्मूला है डीएनए की कॉपी एक बार पर कोशिका का बंटवारा 2 बार, मियोसिस प्रथम और मियोसिस द्वितीय। और चौथी और शायद सबसे अहम बात, ये सिर्फ संख्या घटाने की प्रक्रिया नहीं है। क्रॉसिंग ओवर के जरिए ये आनुवांशिक विविधता का सबसे बड़ा स्रोत है जो जीवन के विकास का आधार है। तो अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस सिर्फ 1 से 4 कोशिकाएं बनाने की प्रक्रिया नहीं है। ये प्रकृति का एक बहुत ही कुशल तरीका है जो एक साथ 2 विरोधी चीजों को साधता है, स्थिरता और बदलाव। ये सुनिश्चित करता है कि प्रजाति की पहचान बनी रहे, लेकिन साथ ही उसे इतना लचीला भी बनाता है कि वो समय के साथ खुद को बदल सके। ये वाकई जीवन की निरंतरता का एक बुनियादी स्तंभ है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ती है। हमने ये समझा कि ये आनुवांशिक डांस कितना जटिल और सटीक है, जहाँ हर एक स्टेप का अपना महत्व है। लेकिन सोचिए, तब क्या होता होगा जब इस जटिल डांस में कोई एक स्टेप गलत हो जाए। अगर बंटवारे के समय किसी युग्मक यानी शुक्राणु या अंडाणु में एक गुणसूत्र कम या ज्यादा चला जाए, बनने वाले जीव पर इसका क्या असर पड़ता होगा? ये सवाल हमें यह एहसास दिलाता है कि ये प्रक्रिया कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी परफेक्शन में ही जीवन का संतुलन छिपा है। आज हम कोशिका के अंदर होने वाली एक बेहद जटिल और आकर्षक प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे किसी टेक्स्ट बुक की तरह नहीं समझाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक कहानी बताते हैं कि कैसे जीवन हर पीढ़ी में खुद को नए सिरे से गढ़ता है। बिल्कुल, और इस कहानी का सार सिर्फ ये नहीं है कि एक कोशिका से 4 कैसे बनती हैं। इसका असली सार है क्यों। लैंगिक जनन करने वाले हर जीव के लिए ये प्रक्रिया आखिर जरूरी क्यों है, और ये कैसे सुनिश्चित करती है कि कोई भी प्रजाति स्थिर न हो जाए बल्कि हमेशा बदलती दुनिया के लिए तैयार रहे। सही बात है। तो चलिए इस जटिल डांस को परत दर परत खोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 मुख्य भागों में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मुझे हमेशा यही लगता था कि ये माइटोसिस का ही एक लंबा संस्करण है, पर ऐसा है नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से एक अलग खेल है जिसका मकसद ही अलग है। मियोसिस 1 को आप कह सकते हैं न्यूनीकरण विभाजन कहते हैं। अच्छा। 23 गुणसूत्र होंगे। ओह, तो संख्या यहीं पर आधी हो जाती है? हाँ, यहीं पर। मियोसिस आई तो बाद में होता है, और वो काफी हद तक माइटोसिस जैसा ही है। उसका काम तो बस इन आधी हो चुकी कोशिकाओं को कॉपी करना है। ठीक है, तो असली खेल मियोसिस आई में है। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि इसका भी सबसे नाटकीय हिस्सा है इसका पहला चरण, प्रोफेज आई। ये इतना लंबा और जटिल है कि इसे 5 और उपअवस्थाओं में बांटा गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन। बाप रे, नाम ही डरा देते हैं। क्या इन्हें समझने का कोई आसान तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। इन 5 नामों को एक लिस्ट की तरह देखने के बजाय इसे एक टीन हैक्ट वाले नाटक की तरह सोचिए। नाटक? दिलचस्प है। हाँ, प्रोफेज आई एक बायोलॉजिकल ड्रामा है। पहले एक्ट में गुणसूत्र अपने सही जोड़ीदार को ढूंढते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है। तैयारी करते हैं। ठीक है, ये अच्छा तरीका है। तो चलिए पहले एक्ट से शुरू करते हैं, अपने सही जोड़ीदार को ढूंढना। यहाँ जोड़ीदार से आपका क्या मतलब है? स्रोत में समजात गुणसूत्र का जिक्र है। ये समझना बहुत जरूरी है। हम जैसे द्विगुणित जीवों में हर गुणसूत्र की 2 कॉपी होती हैं, एक मां से मिलती है और एक पिता से। तो गुणसूत्र नंबर 1 जो मां से मिला है और गुणसूत्र नंबर 1 जो पिता से मिला है, ये दोनों एक दूसरे के समजात या होमोलॉगस पार्टनर हैं। अच्छा, मतलब साइज और जीन की बनावट में एक जैसे। बिल्कुल। तो पहले एक्ट में यानी लेप्टोटीन और जाइगोटीन अवस्था में ये समजात गुणसूत्र कोशिका के अंदर एक दूसरे को ढूंढते हैं। ढूंढते हैं? कैसे? पहले लेप्टोटीन में क्रोमैटिन का धागा वो संघनित होकर मोटे गुणसूत्रों का रूप लेता है ताकि वो दिखने लगें। फिर जाइगोटीन में असली मिलन होता है। समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आते हैं और उनके बीच एक प्रोटीन की बनी, यूं समझ लीजिए एक बायोलॉजिकल जिप, जिसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं,
उन्हें एक साथ कसकर बंद कर देती है। एक बायोलॉजिकल जिप, वाह। तो अब वे एक इकाई है। हाँ, जिसे बाइवेलेंट कहते हैं। एक मिनट, मुझे ये समझना है, पहले ये एक दूसरे को ढूंढने और इस जिप से जुड़ने की इतनी मेहनत करते हैं और बाद में तो इन्हें अलग ही होना है। प्रकृति इतनी जटिल प्रक्रिया क्यों अपना रही है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस जुड़ाव का मकसद सिर्फ साथ रहना नहीं है। ये उस प्रक्रिया के लिए मंच तैयार कर रहा है जो इस नाटक का असली क्लाइमैक्स है। और यही हम दूसरे एक्ट में प्रवेश करते हैं। हाँ, पैकेटीन अवस्था में। ये प्रोफेज आय का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहीं पर होता है क्रॉसिंग ओवर, यानी जीन विनिमय। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन ये होता कैसे है? क्या गुणसूत्रों के टुकड़े बस टूट कर आपस में बदल जाते हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा सटीक और नियंत्रित प्रक्रिया है। पैकेटीन के दौरान जब दोनों समजात गुणसूत्र एक दूसरे से कसकर जुड़े होते हैं, तो रिकॉम्बिनेस नाम का एक एंजाइम आता है। रिकॉम्बिनेस? हाँ, ये एंजाइम कैंची की तरह काम करता है। वो दोनों गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, मतलब एक माँ वाले गुणसूत्र की भुजा और एक पिता वाले गुणसूत्र की भुजा, को एक ही जगह से काटता है और फिर उनके टुकड़ों को आपस में बदलकर जोड़ देता है। तो ये आनुवंशिक जानकारी का एक नियंत्रित आदान प्रदान है। बिल्कुल, ये प्रकृति का सबसे बड़ा दाव है। आप कह सकती हैं कि ये जेनेटिक पत्तों को फेंटने जैसा है। वाह। हर पीढ़ी में एक नया हाथ बांटा जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई एक बीमारी या पर्यावरणीय बदलाव पूरी प्रजाति को एक साथ खत्म ना कर सके। ये सिर्फ विभिन्नता नहीं, ये प्रजाति का बीमा है। सही बात है। इसी वजह से भाई बहन भी एक दूसरे से इतने अलग होते हैं, है ना? एकदम सही। ठीक है, तो एक्ट 2 में जीन की अदला बदली हो गई। अब नाटक की तीसरे और अंतिम एक्ट में क्या होता है, यानी डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में? अब जब जीन विनिमय हो चुका है तो वो बायोलॉजिकल जिप यानी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स घुलने लगती है। ये है डिप्लोटीन अवस्था। गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होना शुरू करते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। अच्छा, तो वो उन जगहों पर अभी भी जुड़े रहते हैं जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ था? हाँ, जहां अदला बदली हुई वहां एक निशान रह जाता है। कैसा निशान? ये जुड़ाव एक एक्स आकार की संरचना बनाता है, जिसे कायमेटा कहते हैं। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है जो स्रोत में भी बताई गई है। कुछ मादा कशेरुकियों जैसे इंसानों में अंडाणु कोशिकाएं इसी डिप्लोटीन अवस्था में महीनों या सालों तक रुकी रहती हैं, जन्म के समय से लेकर यौवनारंभ तक। क्या महीनों या सालों तक? मतलब एक कोशिका अपनी जीवन की सबसे जरूरी प्रक्रिया के बीच में बस रुकी रह सकती है? ये तो किसी फिल्म को क्लाइमैक्स पे पॉज करने जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। ये ऊर्जा और संसाधनों को बचाने का एक तरीका हो सकता है ताकि अंडाणु का विकास सही समय पर ही पूरा हो, पर यह एक जैविक रहस्य है जिस पर अभी भी शोध हो रहा है। अविश्वसनीय है। इसके बाद आती है अंतिम अवस्था, डाइकाइनेसिस। इसमें काइमेटा गुणसूत्रों के सिरों की ओर खिसक जाते हैं और केंद्रक की झिल्ली घुल जाती है। और अब प्रोफेज 1 का नाटक खत्म हो चुका है और कोशिका विभाजन के अगले चरण के लिए तैयार है। तो प्रोफेज 1 के बाद आते हैं मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। यहाँ माइटोसिस से क्या बड़ा अंतर है? यहाँ सबसे बड़ा और निर्णायक अंतर एनाफेज 1 में आता है। मेटाफेज 1 में ये समजात गुणसूत्रों के जोड़े कोशिका के बीच में एक लाइन में लग जाते हैं, लेकिन एनाफेज 1 में जब कोशिका के दोनों सिरों से धागे इन्हें खींचते हैं तो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग नहीं होते? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। माइटोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड्स ही अलग होते हैं। हाँ, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। एनाफेज 1 में पूरा का पूरा गुणसूत्र जो अभी भी अपनी कॉपी से जुड़ा हुआ है एक सिरे की ओर जाता है और उसका समजात साथी दूसरे सिरे की ओर। ओ, तो मतलब माँ से मिला गुणसूत्र नंबर 1 एक तरफ जाएगा जी और पिता से मिला गुणसूत्र नंबर 1 दूसरी तरफ। एकदम सही। गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता ही नहीं है। अच्छा, तो यहीं पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, क्योंकि हर नए बनने वाले केंद्रक को 46 में से सिर्फ 23 गुणसूत्र ही मिलते हैं। बिल्कुल, यही वो पल है जहां कोशिका अगुणित यानी हैप्लॉइड बनती है। इसके बाद टीलोफेज 1 में इन दो समूहों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली बन जाती है और कोशिका दो हिस्सों में बंट जाती है। तो अब हमारे पास 2 कोशिकाएं हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो चुकी है और क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये दोनों आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से और मूल कोशिका से भी अलग हैं। हाँ, मियोसिस 1 का मिशन पूरा हुआ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब इन 2 नई कोशिकाओं का क्या होता है? ये मियोसिस 2 में जाती हैं,
हाँ, मियोसिस 1 और 2 के बीच एक छोटा सा ब्रेक होता है जिसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें डीएनए अपनी कॉपी नहीं बनाता, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। हर गुणसूत्र के पास पहले से ही उसकी सिस्टर क्रोमैटिड मौजूद है। सही है। और मियोसिस 2, जैसा कि स्रोत बताते हैं, लगभग माइटोसिस की ही नकल है। हाँ, इसे समीकरणीय विभाजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदलती। यह एक सरल प्रक्रिया है। अच्छा। दोनों नई बनी कोशिकाएं एक साथ मियोसिस 2 से गुजरती हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2। और इस बार एनाफेज 2 में ठीक माइटोसिस की तरह गुणसूत्र बिंदु विभाजित होता है। और सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होकर विपरीत सिरों की ओर जाती हैं। तो जो काम मियोसिस 1 में नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। बिल्कुल। और अंत में टीलोफेज 2 में दोनों कोशिकाओं से दो नई कोशिकाएं बनती हैं। तो कुल मिलाकर एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं तैयार हो जाती हैं। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये चारों कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होती हैं। हाँ, तो इस पूरी जटिल प्रक्रिया का अंतिम परिणाम हमारे सामने है। अब बात करते हैं इसके महत्व की। स्रोतों में 3 मुख्य बिंदुओं का जिक्र है। पहला तो स्पष्ट है, युग्मक निर्माण। हाँ, मतलब स्पर्म और एग जैसी कोशिकाएं इसी प्रक्रिया से बनती हैं। और यहीं पर दूसरा महत्व भी जुड़ा है, गुणसूत्रों की संख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मियोसिस गुणसूत्रों की संख्या को आधा ना करे तो हर पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती जाएगी। 46 से 92, फिर 184। कुछ ही पीढ़ियों में कोशिकाएं फट जाएंगी। हाँ, मियोसिस ये सुनिश्चित करता है कि जब 23 गुणसूत्र वाले स्पर्म और 23 गुणसूत्र वाले एग मिलें तो बनने वाले भ्रूण में फिर से 46 गुणसूत्र हों। और तीसरा, और शायद सबसे रोमांचक महत्व है, आनुवंशिक विभिन्नता। प्रकृति आमतौर पे सबसे कुशल रास्ता चुनती है। ये प्रक्रिया 2-2 विभाजन, क्रॉसिंग ओवर, ये सब बहुत जटिल लगता है। इसका कोई आसान विकल्प नहीं था क्या? ये जटिलता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये विभिन्नता ही विकास का कच्चा माल है। सोचिए अगर क्रॉसिंग ओवर न होता तो एक ही माता पिता से पैदा होने वाले सारे भाई बहन जेनेटिक क्लोन होते, जुड़वा बच्चों को छोड़कर। बिल्कुल। कृषि के क्षेत्र में इसका एक क्लासिक उदाहरण है। 1840 के दशक में आयरलैंड में आलू की लगभग पूरी फसल एक ही किस्म की थी। जब एक बीमारी फैली तो कोई भी पौधा उसकी प्रतिरोधी नहीं था। और नतीजा था एक भयंकर अकाल। हाँ, आनुवंशिक विभिन्नता ही आबादी को ऐसी आपदाओं से लड़ने की मजबूती देती है। तो मियोसिस सिर्फ प्रजनन की एक प्रक्रिया नहीं है। हाँ, ये एक प्रजाति के भविष्य को सुरक्षित रखने की एक रणनीति है। सही कहा। कोशिका के स्तर पर होने वाली ये बारीक और सधी हुई प्रक्रिया ही जीवन की विविधता और निरंतरता का आधार है। हर कदम यह सुनिश्चित करता है कि अगली पीढ़ी न केवल अस्तित्व में आए बल्कि उसमें अनुकूलन की क्षमता भी हो। बिल्कुल। ये हमें ये भी दिखाता है कि जीवन का तंत्र कितना अविश्वसनीय रूप से जटिल और सुंदर है। हर एक चरण का एक खास मकसद है जो अरबों सालों के विकास के दौरान निखरा है। यहाँ पर एक विचार छोड़कर जाते हैं। जीन विनिमय की प्रक्रिया एक आनुवांशिक लॉटरी की तरह है जो हर बार नए संयोजन बनाती है। हमने बात की कि अगर ये प्रक्रिया न हो तो क्या होगा, लेकिन अब जरा सोचिए, भविष्य में अगर तकनीक हमें इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की क्षमता दे दे, मतलब ये तय करने की कि कौन से जीन का विनिमय हो और कौन से का नहीं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है। और इसके हमारी प्रजाति के भविष्य पर क्या असर पड़ सकते हैं?